brought to you by Biz Analyst by खाता बुक। नमस्कार, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप शो। कुछ दिनों बाद ही सही, लेकिन महंगाई आज फिर खबरों में आ ही गई। मौका तो कोरोना के बढ़ते मामलों पर विचार करने का था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात महंगाई की भी छेड़ी। उन्होंने कहा कि जिन राज्यों ने बीते वर्ष पेट्रोल और डीजल पर वैट नहीं घटाया था, उन्हें वैसा कर लेना चाहिए। और ये कहकर प्रधानमंत्री जी फीचर हो गए हमारे दिन के वीडियो में। सुनिए और देखिए उनकी बात। जैसे पेट्रोल डीजल की कीमतों का एक विषय हम सबके सामने है। देशवासियों पर पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत का बोझ कम करने के लिए केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में कमी की थी। पिछले नवंबर महीने में कम की थी। केंद्र सरकार ने राज्यों से भी आग्रह किया था कि वो अपने यहां टैक्स कम करे और ये बेनिफिट नागरिकों को ट्रांसफर करे। इसके बाद कुछ राज्यों ने तो भारत सरकार की इस भावना के अनुरूप यहां टैक्स कम कर दिया, लेकिन कुछ राज्यों द्वारा अपने राज्य के लोगों को इसका कोई लाभ नहीं दिया गया। इस वजह से पेट्रोल डीजल की कीमतें इन राज्यों में अब भी दूसरों के मुकाबले कहीं ज्यादा है। बीते दिनों से विपक्ष लगातार महंगाई के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरने की कोशिश करता नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री ने महंगाई की गेंद को विपक्ष के पाले में डालने की कोशिश की है और इसके लिए उन्होंने ईंधन की कीमतों का उदाहरण दिया है, सहारा लिया है। तो आज दिन की बड़ी खबर में हम इसी की बात करेंगे कि क्या वाकई विपक्षी राज्यों की जिद के चलते पेट्रोल डीजल महंगा है या फिर इसकी वजह कुछ और भी है। प्रधानमंत्री के आज के बयान से कम एक कंफ्यूजन दूर हो जाता है कि पेट्रोल और डीजल महंगे हैं, तभी तो पीएम ने कीमतों का बोझ कम करने की बात की। ये बात हम इसीलिए आपको बता रहे हैं क्योंकि भारत में महंगाई बहस का विषय है। पेट्रोल हो या सरसों का तेल, वो किसी के लिए महंगा है और किसी के लिए नहीं है। किसी को सही और गलत कहने से पहले बहुत ज्यादा सोचना पड़ता है। फिलहाल के लिए हमें मान लेते हैं कि पेट्रोल और डीजल महंगे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री चाहते हैं कि इनकी कीमतें कम हो जाएं। प्रधानमंत्री ने आज वही बात दोहराई कमोबेश जो सत्तारूढ़ दल ईंधन की कीमतों को लेकर कहा करते आए हैं दशकों से कि अंतरराष्ट्रीय कारण है। प्रधानमंत्री ने यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के चलते कीमतों में उछाल का जिक्र किया। उनकी बात सुन लीजिए, फिर हम अपनी बात कहेंगे। आप सभी इस बात से परिचित है कि जो युद्ध की परिस्थिति पैदा हुई है और जिस प्रकार से सप्लाई चेन प्रभावित हुई है, और ऐसे माहौल में दिनों दिन चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं। ये संकट, वैश्विक संकट, अनेक चुनौतियां लेकर के आ रहा है। ये एक तथ्य है कि रूसी आक्रमण के चलते तेल की कीमतों में अचानक उछाल आया। भारत कच्चे तेल के लिए आयात पर निर्भर है और हम ब्रेंट क्रूड का आयात करते हैं। अलग अलग किस्में होती हैं, हम ब्रेंट का आयात करते हैं। इसकी कीमत नवंबर 2021 में 81.6 डॉलर प्रति बैरल थी। तब सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों को फ्रीज कर दिया था, उसके बाद बढ़ाया नहीं काफी दिन तक। लेकिन 5 राज्यों में चुनाव के बाद जब कीमतें एक बार फिर बढ़ाई जाने लगी, तब तक माने मार्च के आखिरी हफ्ते में ब्रेंट क्रूड की कीमत हो गई थी 118.5 डॉलर प्रति बैरल। ये तकरीबन 45% का उछाल था। लेकिन भारत में पेट्रोल डीजल की खुदरा कीमतों का कितना हिस्सा अंतरराष्ट्रीय बाजार के चलते है और कितना केंद्र और राज्यों के लगाए करों के चलते, ये देखना जरूरी है। हमने व्यापार संबंधी खबरों को रिपोर्ट करने वाली वेबसाइट बिजनेस इनसाइडर पर ब्रेंट क्रूड की कीमतों के आंकड़ों को चार्ट किया, देखा। मजेदार बात यह है कि ब्रेंट क्रूड की कीमत आज भी उतनी नहीं है जितनी वो जून 2008 में थी। तब ब्रेंट की कीमत थी $139.83 प्रति बैरल। अप्रैल 2011 में भी ब्रेंट 126.65 डॉलर प्रति बैरल बिका। जुलाई 2011 में कीमत हो गई 118.15 डॉलर। मार्च 2012 में हो गई 123 डॉलर। जनवरी 2013 में हो गई 115.70 डॉलर और जून 2014 में हो गई 114.21 डॉलर। इसके बाद से कीमतें नाटकीय रूप से घटती हैं। ब्रेंट जनवरी 2016 में $32.82 प्रति बैरल भी बिका। यहां से कीमतें फिर धीरे धीरे बढ़ने लगती हैं। एक पीक आया अक्टूबर 2018 में जब ब्रेंट $85 प्रति बैरल बिका।
यहां से कीमतें फिर से कम होना शुरू होती हैं और कोरोना महामारी के दौरान यानी मार्च 2020 में ब्रेंट की कीमतें पूरी तरह क्रैश होकर $26.98 प्रति बैरल हो जाती हैं। जैसे जैसे फिर अर्थव्यवस्था लॉकडाउन से बाहर आने लगती है, लॉकडाउन हटते हैं, ब्रेंट की कीमतें फिर से बढ़ती हैं। नवंबर 2021 में ब्रेंट $80 के आसपास बिक रहा था। रूसी आक्रमण का संकट बढ़ा तो कीमतें फिर से बढ़ने लगी। पीक आया 8 मार्च 2022 को जब एक बैरल ब्रेंट $127.98 का हो गया। लेकिन इसके बाद से ब्रेंट की कीमतें उतार चढ़ाव के बावजूद क्रमशः घटती गई हैं। आज का दाम यानी जब हम आपसे बात कर रहे हैं $103.67 प्रति बैरल है। यहां तक आते आते हम कुछ बातें समझ गए हैं। पहली बात तो यह कि भारत ने आज से कहीं महंगा कच्चा तेल खरीदा है और बहुत लंबे समय तक खरीदा है, और इस महंगे तेल को खरीदने के बाद बेचा किस दाम पर गया यह भी जानने लायक बात है। रॉयटर्स पर 1989 के बाद से दिल्ली में ईंधन की कीमतों का एक टेबल मेंटेन किया जा रहा है, हमने उसे रेफर किया। इसके मुताबिक जब ब्रेंट का दाम तकरीबन $140 प्रति बैरल था, 2008 की बात है, जून की, तब दिल्ली में पेट्रोल का दाम था $50.56 और डीजल का दाम था $34.80। आज ये दोनों कीमतें क्रमशः दोगुनी हो गई हैं, जबकि ब्रेंट की कीमत 2008 के मुकाबले कहीं कम है, तकरीबन $30। इसका मतलब यह हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय कीमतें यकीनन पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों पर असर डालती हैं, लेकिन करों की भूमिका को नजरअंदाज करना भूल होगा, और ये कर केंद्र और राज्य दोनों की सरकारें लेती हैं। अब इस मुद्दे पर आते हैं कि कौन कितना कर लेता है। हमने दिल्ली का उदाहरण लिया है क्योंकि यहीं के लिए आंकड़े हमें सुलभ लगे। अन्य राज्यों के हिसाब से ये जो गणित है वो ऊपर और नीचे जा सकता है। हम अपनी बात दिल्ली के उदाहरण से सामने रख रहे हैं। 2014 में दिल्ली में पेट्रोल की कीमत थी $61.37। दिल्ली में वैट तब था 20% पेट्रोल पर, यानी हर लीटर पर दिल्ली सरकार के खाते में $10.23 जाते थे, केंद्र को मिलते थे ₹9। 2022 के अप्रैल में दिल्ली में पेट्रोल बिक रहा है $105.41। दिल्ली सरकार अब वसूलती है 19.40% वैट, माने पहले से थोड़ा कम 0.60, और इससे मिलते हैं ₹17.13। लेकिन केंद्र को मिलने वाली रकम अब हो गई है ₹27.90। 2014 से 22 के बीच दिल्ली सरकार की प्रति लीटर कमाई वैट के जरिए 67.45% बढ़ी। इसी दौरान केंद्र सरकार की प्रति लीटर कमाई पेट्रोल पे एक्साइज के माध्यम से 210% बढ़ी। डीजल के लिए जब आप यही मैथ लगाएंगे तब 1 लीटर डीजल पर दिल्ली सरकार की कमाई 2014 से 22 के बीच 151.69% बढ़ी, और इसी दौरान केंद्र सरकार की कमाई 522.86% बढ़ गई। इसका मतलब राज्यों की कमाई वैट से उतनी नहीं बढ़ी जितनी केंद्र की एक्साइज से बढ़ी है। बड़ी दोनों की है, ज्यादा किसकी बढ़ी हमने बताया आपको दिल्ली के उदाहरण से, क्योंकि वैट कमोबेश वही रहा लेकिन केंद्र का लगाया एक्साइज लगातार बढ़ा है। आपने ध्यान दिया होगा जब हम ब्रेंट क्रूड की आपको कीमत बता रहे थे कि महामारी आते ही कच्चे तेल की कीमत बहुत कम हो गई थी, तब मोदी सरकार ने 2 बहुत बढ़िया फैसले लिए थे। पहला कि सस्ता कच्चा तेल खरीदकर भारत के स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स में भरना शुरू किया गया, और दूसरा एक्साइज बढ़ाकर सरकार का खजाना भरा गया। ये दोनों कदम अच्छे इसीलिए माने गए, इसकी तारीफ इसीलिए हुई क्योंकि इससे न सिर्फ भारत की ऊर्जा सुरक्षा बढ़ी बल्कि सरकारी खजाना भरने के लिए एक ऐसा माध्यम अपनाया गया जिसके चलते आम आदमी के ऊपर कोई अतिरिक्त भार नहीं आया, वो पुरानी कीमत देता रहा। क्रूड की कीमतें टूटती गईं और एक्साइज इसीलिए बढ़ता भी गया। लेकिन महामारी बीतने के बाद सरकार ने एक्साइज उतना कम नहीं किया जितना बढ़ाया था। 4 नवंबर 2021 को केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर क्रमशः ₹5 और ₹10 की राहत दी। लेकिन अगर महामारी के पहले के दामों से आप तुलना करते हैं तो अब भी पेट्रोल पर ₹8 और डीजल पर ₹6 अतिरिक्त एक्साइज लग रहा है केंद्र की तरफ से। एक्साइज पहले भी लग रहा था, यह अतिरिक्त है जो लगाया गया, बढ़ाया गया, लेकिन वापस नहीं हुआ। 5 और 10 कटने के बाद भी बचा है। प्रधानमंत्री के भाषण में दूसरी ध्यान देने वाली बात थी राजस्व का घाटा। प्रधानमंत्री ने दावा किया कि जिन राज्यों ने कीमतें कम की उन्होंने घाटा उठाया और बाकियों ने कमा लिया। सुनिए उनकी बात। टैक्स में कटौती करते हैं उन्हें राजस्व की हानि होती है। जैसे अगर कर्नाटका ने टैक्स में कटौती नहीं की होती तो उसे इन 6 महीनों में 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का राजस्व मिलता। गुजरात ने भी टैक्स कम नहीं किया होता तो उसे भी 3,500-4 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा का राजस्व और मिलता। लेकिन ऐसे कुछ राज्यों ने
अपने नागरिकों की भलाई के लिए, अपने नागरिकों को तकलीफ न हो इसलिए अपने वेट में, टैक्स में कमी की पॉजिटिव कदम उठाए। वहीं गुजरात और कर्नाटक के पड़ोसी राज्य ने टैक्स में कमी न करके इन 6 महीनों में 3,500 करोड़ रुपए से लेकर के 5,000-5,500 करोड़ रुपए तक अतिरिक्त राजस्व कमा लिया। घाटे और फायदे के ये आंकड़े प्रोजेक्शंस हैं। कीमतें कम करने वाले राज्यों को घाटा हुआ नहीं है, ये बस वो रकम है जो उनके पास आ सकती थी अगर वैट कम न किया जाता। अगर और मगर के साथ दिक्कत ये होती है कि वो कहीं भी घूम सकती है, क्योंकि अगर राज्यों ने वैट कम ही नहीं किया होता तो तुलना होती कैसे, और फिर तब बोझ कम करने की पीएम की अपील का क्या होता। वैट कम न करने वाले राज्यों को राजस्व प्राप्त हुआ है, यह जरूर तथ्य है। कमाने वालों ने कमाया है, वो बिल्कुल पीएम ने बात सही कही, और यही विपक्षी राज्य फंस गए हैं। तभी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का बयान आया है। उन्होंने प्रधानमंत्री की टिप्पणी पर जवाब देते हुए अपना पक्ष रखा। उद्धव कहते हैं कि आज मुंबई में 1 लीटर डीजल पर राज्य वसूल रहा है 22 रुपए 37 पैसे और केंद्र वसूल रहा है 24 रुपए 38 पैसे। इसी तरह पेट्रोल पर राज्य वसूल रहा है 32 रुपए 55 पैसे और केंद्र वसूल रहा है 31 रुपए 58 पैसे। तो कीमतों के लिए राज्यों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। वो अपनी कैपिटल का उदाहरण दे रहे थे, क्योंकि उनकी कैपिटल का ही उदाहरण प्रधानमंत्री ने भी दिया था। प्रधानमंत्री ने देश के अलग अलग शहरों में पेट्रोल के दाम भी गिनाए, वो लिस्ट भी आपको सुननी चाहिए। आज चेन्नई में, तमिलनाडु में पेट्रोल करीब 111 रुपया के पास है। जयपुर में 118 से भी ज्यादा है। हैदराबाद में 119 से ज्यादा है। कोलकाता में 115 से ज्यादा है। मुंबई में 120 से ज्यादा है। और जिन्होंने कटौती की, मुंबई के ही बगल में दीव दमन में 102 रुपया है। मुंबई में 120, बगल में दीव दमन में 102 रुपया। अब कोलकाता में 115, लखनऊ में 105, हैदराबाद में 120 करीब, जम्मू में 106, जयपुर में 118, गुवाहाटी में 105, गुड़गांव में 105 है। देहरादून, छोटा राज्य हमारा उत्तराखंड, 103 रुपया है। वैसे इस लिस्ट में कुछ नाम और जोड़े जा सकते हैं, हमने वो प्रिपेयर की है, सुनिए। भोपाल 118 रुपए 14 पैसे, पटना 116 रुपए 23 पैसे, बेंगलुरु 111 रुपए 9 पैसे, इम्फाल 110 रुपए 26 पैसे, कोहिमा 108 रुपए 57 पैसे, अगरतला 108 रुपए 29 पैसे। कुल मिलाकर बात यह है कि ईंधन की कीमतें जितनी अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के चलते बढ़ी हैं, उतनी ही केंद्र और राज्यों द्वारा लगाए गए करों की वजह से भी बढ़ी हैं। केंद्र के लगाए गए एक्साइज के बारे में हमने आपको बता दिया। दिल्ली के उदाहरण से वैट के बारे में भी हमने आपको बताया। अलग अलग राज्यों में वैट की अलग अलग दर और उसके कारणों में जाना एक एपिसोड में मुश्किल होता है। हमारे सामने ऐसे गैर भाजपा शासित राज्य हैं जहां वैट काफी ज्यादा है। महाराष्ट्र उनमें से एक है, राजस्थान में उनमें से एक है, और ऐसे भाजपा शासित राज्य भी हैं जहां वैट ज्यादा है। उदाहरण है मध्य प्रदेश और बिहार। अगर लक्ष्य वाकई यह है कि आम आदमी को राहत मिले, तो केंद्र और राज्यों को तू मैं से आगे बढ़कर कर कम करने चाहिए और इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए कि क्या हम पेट्रोल और डीजल पर ही कर लगाकर सरकार का खजाना भरते रहेंगे, या फिर हमें अपनी कर नीति पर गंभीरता से पुनर्विचार की जरूरत है। यह था हमारा बड़ी खबर सेगमेंट। अब चलते हैं सुर्खियों की तरफ। पहली सुर्खी प्रधानमंत्री मोदी की मीटिंग से ही जुड़ी हुई है, जो उन्होंने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ की। उसी का हवाला हमने बड़ी खबर में भी दिया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत हो रही थी। बैठक में कोरोना के वापस आने पर व्यापक चर्चा हुई। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते 2 वर्षों में कोरोना को लेकर यह हमारी 24वीं मीटिंग है। वो चीफ मिनिस्टर्स को एड्रेस कर रहे थे। कोरोना काल में जिस तरह केंद्र और राज्यों ने मिलकर काम किया है, उसने कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई में अहम भूमिका निभाई है। यह स्पष्ट है कि कोरोना की चुनौती अभी पूरी तरह टली नहीं है। ओमिक्रॉन और उसके सब वेरिएंट्स किस तरह गंभीर परिस्थिति पैदा कर सकते हैं, ये यूरोप के देशों में हम देख सकते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि हमारे वैज्ञानिक और विशेषज्ञ नेशनल और ग्लोबल स्थिति की लगातार निगरानी कर रहे हैं। उनके सुझावों पर हमें सामूहिक दृष्टिकोण के साथ काम करना होगा। संक्रमण को शुरुआत में ही रोकना हमारी प्राथमिकता पहले भी थी, आज भी यही रहेगी। आगे सुनिए प्रधानमंत्री मोदी ने और क्या कहा। पिछले 2 हफ्तों से जिस तरह से कुछ राज्यों में केसेस बढ़ रहे हैं, उससे हमें अलर्ट रहने की जरूरत है।
इन्फेक्शंस को शुरुआत में ही रोकना हमारी प्राथमिकता पहले भी थी और अब भी यही रहनी चाहिए। साथियों, हमें सार्वजनिक स्थानों पर कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को प्रमोट करना है। मुझे विश्वास है आपसी सहयोग और संवाद से हम कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ते भी रहेंगे और रास्ते भी निकालते रहेंगे। अगली सुर्खी सुप्रीम कोर्ट से है। राजधानी दिल्ली में क्षेत्राधिकार को लेकर केजरीवाल सरकार और केंद्र सरकार के बीच अदालती लड़ाई चल रही है। मामले में सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की ओर से आज बड़ी दलील दी गई। केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया कि दिल्ली देश की राजधानी है, इसीलिए नियंत्रण वहां जरूरी है। दिल्ली सरकार बनाम केंद्र मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र के अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग पर अपने अधिकार की वकालत उसने की है। मामले की सुनवाई करते हुए सीजेआई ने जब पूछा कि अब सरकार विधानसभा के अधिकार को लेकर क्या पीछे हट रही है, जिस पर एसजी तुषार मेहता ने दुनिया के कई विकसित देशों की राजधानियों का जिक्र करते हुए संविधान के मुताबिक दिल्ली की विधानसभा को दिए अधिकारों का हवाला दिया। मेहता ने कहा कि विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश होते हुए भी दिल्ली की स्थिति पुदुचेरी से अलग है। 3 विषयों के विधानसभा और दिल्ली सरकार के अधिकार क्षेत्र से बाहर करने के पीछे भी बड़ी प्रशासनिक और संवैधानिक वजहें हैं। यहाँ केंद्र राज्य यानी संघीय स्वरूप पर पड़ने वाली प्रतिकूल असर को रोकने के लिए यह व्यवस्था की गई है। राष्ट्रीय राजधानी होने से यहाँ केंद्र के पास अहम मुद्दे होने जरूरी हैं। मांग हुई कि मामले को 5 जजों की संवैधानिक पीठ को भेजा जाए। केंद्र की दलील पर दिल्ली सरकार ने आपत्ति जताई। दिल्ली सरकार ने मामले को 5 जजों की संवैधानिक पीठ को भेजने के केंद्र के सुझाव का विरोध किया। दिल्ली सरकार के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि केंद्र के सुझाव के अनुसार मामले को बड़ी पीठ को भेजने की जरूरत नहीं लगती। पिछली 2-3 सुनवाइयों में यह देखने में आया है कि केंद्र सरकार लगातार इस मामले को संविधान पीठ को भेजने की दलील दे रहा है। इस मामले पर अब गुरुवार को भी सुनवाई जारी रहेगी सर्वोच्च न्यायालय में। अगली सुर्खी दिल्ली हाईकोर्ट से है। दिल्ली दंगों में षड्यंत्र के आरोपी उमर खालिद की जमानत याचिका पर आज फिर सुनवाई हुई। ट्रायल कोर्ट ने दिल्ली दंगों की व्यापक साजिश मामले में खालिद को जमानत देने से इनकार कर दिया था। उसी के खिलाफ अपील दायर की गई थी। सुनवाई के दौरान फरवरी 2021 में उमर खालिद के महाराष्ट्र के अमरावती में दिए गए बयान की क्लिप चलाई गई। कानूनी मामलों पर नजर रखने वाली वेबसाइट लाइव लॉ के मुताबिक इस पर जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल की अध्यक्षता वाली पीठ में साथ सुनवाई कर रहे जस्टिस राजीव भटनागर ने यह सवाल किया कि प्रधानमंत्री के लिए जुमला जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना कहां तक उचित है। खालिद की तरफ से पेश हुए वकील त्रिपीस पैस ने कहा कि सरकार या सरकार की नीतियों की आलोचना करना गैर कानूनी नहीं है। जस्टिस भटनागर ने चंगा शब्द के इस्तेमाल पर भी आपत्ति जताते हुए पूछा कि भाषण में प्रधानमंत्री के बारे में क्या कहते हैं। कुछ चंगा शब्द का इस्तेमाल किया गया था। वकील पेश ने जवाब दिया कि यह व्यंग्य है। सब जंगासी का इस्तेमाल शायद पीएम ने दिए भाषण में किया था। यह वकील साहब की दलील थी। यहां हाउडी मोदी वाले भाषण की बात हो रही थी। वकील त्रिपेश ने फिर कहा कि सरकार की आलोचना अपराध नहीं हो सकती। यूएपीए के आरोपों के साथ 583 दिनों की जेल की कल्पना सरकार के खिलाफ बोलने वाले व्यक्ति पर नहीं की गई थी। हम इतने असहिष्णु नहीं हो सकते। इस पर जस्टिस भटनागर ने फिर कहा कि आलोचना की भी एक सीमा होती है, एक लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए। कोर्ट की पूरी सुनवाई को पॉइंट टू पॉइंट बताना संभव नहीं होता है। एक एपिसोड में ऊंट पहाड़ के नीचे आया क्यों कहा गया, हिंसा के लिए किसने उकसाया, तमाम मामलों पर जिरह हुई। कोर्ट इस बात की जांच कर रहा है कि उमर खालिद के बयान में कुछ हिंसक था या नहीं था। खालिद के बयान के बाद हिंसा हुई या नहीं ये भी देखा जाएगा। इसी पर जिरह चल रही है। अगली तारीख भी दे दी गई। अगली सुर्खी फिर सुप्रीम कोर्ट से। राजीव गांधी हत्याकांड में पिछले 36 साल से दोषी एजी पेरारीवलन जेल में बंद हैं। उसे रिहा करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से पूछा है कि क्यों न उसे रिहा कर दिया जाए। सुनवाई करते हुए जस्टिस एल नागेश्वर राव और बीआर गवई की पीठ ने केंद्र सरकार से 1 हफ्ते में अपना रुख स्पष्ट करने के लिए कह दिया है। पीठ ने 2 टूक कहा कि जब पेरारीवलन की रिहाई का मामला कई दशकों से सरकारों के बीच लटका और फंसा पड़ा है तो क्यों ना उसे अब 36 वर्षों बाद रिहाई कर दिया जाए। केंद्र और राज्य सरकार के बीच मामला फंसा हुआ है। दोषी की रिहाई का फैसला कौन करे, जब 25 साल जेल में रहने के बाद कोई भी सजायाफ्ता कैदी अच्छे चाल चलन के आधार पर रिहाई का हकदार होता है। 35 साल से ज्यादा अवधि से कैद दोषी को यह सुविधा क्यों नहीं दी जा सकती, ये प्रश्न किया गया। कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि क्या राज्य सरकार अपनी कैबिनेट से पारित प्रस्ताव को बिना केंद्र की सिफारिश के सीधे राष्ट्रपति को भेज सकती है। एएसजी के एम नटराज ने इसके बाद कहा कि राष्ट्रपति को संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राज्यपाल के फैसले पर निर्णय लेने का अधिकार है। अब इस मामले में केंद्र का जवाब और याचिकाकर्ता का प्रति उत्तर आने के बाद सुप्रीम कोर्ट 4 मई को फिर सुनवाई करेगा।
आखिरी सुर्खी लाउडस्पीकर विवाद से जुड़ी हुई है। इस विवाद के बीच उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश पर धार्मिक स्थलों से अब तक अवैध रूप से लगाए गए 6031 लाउडस्पीकर हटा दिए गए हैं। 29,674 धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर की आवाज कम भी करवा दी गई है। जिन धार्मिक स्थलों पर कार्रवाई हुई उनमें मंदिर मस्जिद दोनों शामिल हैं। पिछले सप्ताह सीएम योगी ने पुलिस अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए थे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि हर किसी को अपनी अपनी धार्मिक आस्था के हिसाब से पूजा और इबादत करने की आज़ादी है, लेकिन लाउडस्पीकर की आवाज़ परिसर के बाहर नहीं जानी चाहिए ताकि दूसरे लोगों को असुविधा न हो। यह था आज का दी ललन टॉप शो। आखिर में कू की राय। आज हमने कू पर दर्शकों से सवाल किया था कि आपके यहाँ बिक रहे पेट्रोल की कीमत पर आप क्या सोचते हैं, पेट्रोल महंगा है या पेट्रोल सस्ता है। 74% लोगों ने कहा कि पेट्रोल महंगा है, 26% लोगों ने कहा कि सस्ता है। आप भी कू पर पोल्स का हिस्सा बनना चाहते हैं तो फॉलो कीजिए ललन टॉप को। कू पर भी हम कू पर आपसे अलग अलग मुद्दों पर आपकी राय मांगते रहेंगे। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं या फिर #LT शो ऑन कू के साथ हमको कू करके भी बता सकते हैं। आप उस राय को यहाँ देख सकते हैं अगर लकी हुए तो। अब आपसे मुलाकात होगी अगले दिन अगले एपिसोड में अगले किस्त में दी ललन टॉप शो के। तब तक अपना ध्यान रखिए। शुभ रात्रि।